नमस्कार विद्यार्थियों। पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया गया लोकतांत्रिक समाजवाद या प्रजातांत्रिक समाजवाद या जिसको हम कहेंगे जनतांत्रिक समाजवाद, अंग्रेजी में से हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। पंडित नेहरू ने स्वयं अपनी वाणी में एक अध्यक्षीय भाषण में 1929 में कहा था। उस भाषण का जो अंश है वह अपने आप में नेहरू की इस अवधारणा से संबंधित जो पृष्ठभूमि थी या उनका विजन था उसको यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की है। उनके ही शब्दों में हम देखते हैं, मुझे इस बात को स्पष्टतया स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि समाजवाद ने विश्व के समस्त सामाजिक ढांचे को ही धीरे धीरे प्रभावित कर लिया है और मतभेद केवल समाजवाद की पूर्ण प्राप्ति की गति और विकास के साधनों पर ही है। यदि भारत को अपनी निर्धनता और असमानता दूर करनी है तो भारत को समाजवाद और लोकतंत्र का रास्ता अपनाना होगा। यद्यपि इसके लिए वह अपने तरीके निकाल सकता है और इस आदर्श को अपनी प्रतिभा के अनुकूल ढाल सकता है। गांधी जी ने एक बार उनके बारे में कहा था कि वे नितांत उज्ज्वल हैं और उनकी सच्चाई संदेह के परे है। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। गांधी जी का जो भावनात्मक परिचय था वह नेहरू जी के प्रति अत्यंत प्रभावी था और राजनीति में लाने का जो प्रमुख श्रेय है वो महात्मा गांधी को ही जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व है वो एक ऐसे प्रजातांत्रिक समाजवाद को लाने के लिए भारत में तैयार था कि जिसमें भारत को एकता की दृष्टि में देखा जा सके एवं यहाँ की जो लोकतांत्रिक स्थिति है वह वर्तमान में पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। हमें इस लोकतांत्रिक स्थिति को उस समाजवाद की ओर ले जाना है जो अपने आप में एक ऐसा प्रभावी स्वरूप प्रस्तुत करे जिसमें कि उदारवादी भाव हो, पूरी तरह से मान्यताओं पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में उनकी आस्था इसीलिए अत्यंत गहराई में गई। आर्थिक क्षेत्र में वे हस्तक्षेप की नीति के समर्थक नहीं थे। वे भारत की आर्थिक समस्याओं का हल समाजवाद में ही देखना चाहते थे। लोकतंत्र तथा समाजवाद दोनों के प्रति उनकी आस्था ने उन्हें लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादक बना दिया। पंडित नेहरू अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से ही लोकतंत्र तथा समाजवाद में विश्वास करते तथा उन्हें एक दूसरे का पूरक मानते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा समाजवाद संबंधी प्रस्ताव नेहरू की अध्यक्षता में ही सन 1929 में पारित किया गया था। एक बार अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अपने संबंध में कहा था कि मुझे यह पूर्णतः स्वीकार कर लेना चाहिए जो हमने प्रारंभ में वक्तव्य दिया था वो है यहाँ पर इसके वर्णन में आएगा। 1936 को लखनऊ कांग्रेस के सभापति के रूप में उन्होंने समाजवाद ही क्यों विषय पर अपने विचार प्रकट किए। मेरा यकीन है कि दुनिया की और हिंदुस्तान की समस्या का एक ही हल है और वह है समाजवाद। जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं अस्पष्ट हिंसेगी तरीके पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से करता हूँ। समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत की अपेक्षा कुछ ज़्यादा मायने रखता है। यह जिंदगी का दर्शन शास्त्र है
और इसका यह रूप मुझे पसंद भी है। मैं समाजवाद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो गरीबी, बेकारी, बेइज्जती और गुलामी से हिंदुस्तान के लोगों को छुटकारा दिला सके। नेहरू का समाजवाद कार्ल मार्क्स से कहीं ज़्यादा प्रभावित था, लेकिन मार्क्सवाद को संपूर्ण रूप में कभी ग्रहण नहीं कर पाए। हिंसात्मक क्रांति, वर्ग संघर्ष, लोकतंत्र के संबंध में नेहरू मार्क्सवादी धारणा से सहमत नहीं हो सकते थे। एक मार्क्सवादी के बजाय एक ऐसे लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में वे हमारे सामने आते हैं जो न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। नेहरू जी का लक्ष्य सामाजिक समानता और अधिकतम सीमा तक आर्थिक समता की स्थापना करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से यह संभव है और इसका कोई विकल्प नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी आर्थिक क्षेत्र में जो समानता की भाव हो, राजनीति में लोकतंत्र हो, तो वह मूल रूप से समाजवाद लोकतांत्रिक स्वरूप से माना जाता है। इसमें नेहरू के नेतृत्व में लोकतांत्रिक समाजवाद की जो बात है, भारत का नेतृत्व जब पंडित नेहरू के हाथ में आया तो नेहरू ने भारत के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की। संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक समाजवाद के तत्वों को अपनाया गया। इन तत्वों को विशेष रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों तथा कुछ सीमा तक मौलिक अधिकारों में देखा जा सकता है। संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था के सामान्य सिद्धांत और उद्देश्य ही हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर सरकार और कांग्रेस दल लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में आगे बढ़े। शासन द्वारा अपनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य समाजवाद ही रहा है। अवाड़ी कांग्रेस का प्रस्ताव। पंडित नेहरू के नेतृत्व में समाजवाद की दिशा में जो प्रयत्न किए गए उसमें अवाड़ी कांग्रेस का प्रस्ताव प्रमुख है। 1955 में अवाड़ी कांग्रेस में प्रस्ताव दिया गया। संविधान की प्रस्ताव नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति की योजना द्वारा समाजवादी ढांचे के समाज, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना की जाए, जिसके अनुसार उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व और नियंत्रण रहे। उत्पादन में वृद्धि हो और राष्ट्रीय संपत्ति का समुचित वितरण हो सके। प्रमुख उद्योग और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण, भूमि सुधार, उद्योगों में श्रमिकों का हिस्सा, सहकारिता को प्रोत्साहन, सामाजिक न्याय। इसी तरह 1956 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण न्यायोचित साधनों द्वारा एक समाजवादी सहकारी राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पास किया। 1962 के भावनगर अधिवेशन और 1964 के भुवनेश्वर अधिवेशन में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के संकल्प को दोहराया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पंडित नेहरू जी का जो आर्थिक क्षेत्र में लक्ष्यों की जो प्राप्ति लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर ही की जानी चाहिए। सत्तावादी मार्ग या तौर तरीकों को अपनाने की बात कभी नहीं सोची जा सकती। प्रजातांत्रिक समाजवाद मानवीय मूल्यों पर आधारित है। यह राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद में विश्वास करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख लक्षण है और यही बात लोकतांत्रिक समाजवाद को मार्क्सवाद, साम्यवाद से अलग करती है। समाजवादी ढांचे के समाज की बात करना एवं नेहरू के समस्त विचारधारा में आवश्यक स्पष्टता का हम जब मूल्यांकन करते हैं तो पता लगता है कि आवश्यक स्पष्टता का अभाव है। यदि यह स्पष्ट न किया जाए कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना क्या किया जाना है और यह कैसे किया जाना है, तो इस प्रकार की घोषणा और विचारों का महत्व क्या है।
भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए जिस दृढ़ संकल्प, प्रबल इच्छा और शक्ति और गतिशीलता की आवश्यकता होती है, नेहरू के नेतृत्व में भी भारतीय अभिजन और विशेषतया राजनीतिक अभिजन उस स्थिति को नहीं अपना सका। अभिवजन वर्ग की कथनी और करनी में अंतर बना रहा। इस कारण न तो नेहरू काल में और न ही उसके बाद समाजवाद की दिशा में कोई ठोस प्रगति हो पाई। अर्थात प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए कुछ मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, चाहे वह राजनीतिक अभिजन की हो या आर्थिक क्षेत्र में अभिजन की हो, आर्थिक परिवेश में जो अपना विशेष स्थान रखते हैं या राजनीति में विशेष स्थान रखते हैं, सर्वस्व है, तो उनकी प्रभावी दृष्टि से प्रजातांत्रिक समाजवाद लाना एक बड़ा ही मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन नेहरू जी ने जो प्रयास किया उसका मूलभूत प्रभाव आज यह दिखाई देता है कि जनता के प्रभाव को देखते हुए जनता के हित में उस बात को लाना और समर्पित करना, आर्थिक विषमता को छोड़ करके समानता के आधार पर सभी को समान भाव से देखा जाना, ये प्रमुख रूप से है। धन्यवाद।